पिछले 24 घंटे में पॉलिटिकल लीडरशिप से लंबी बातचीत के बाद आईडीएफ ने गजा सिटी में ऑपरेशन तेज कर दिया है। हम शहर के भीतर तक दाखिल हो चुके हैं। ज़मीन पर जवान तैनात हैं, हवा से सटीक हमले किए जा रहे हैं और बढ़िया खुफिया जानकारी भी हमारे साथ है। हमारा मकसद है हमास पर हमला तेज करना जब तक उसे पूरी तरह हराया ना जा सके। मैं उठी तो खुद को मलबे के नीचे देखा। मैं जान बचाने के लिए जद्दोजहद में थी। उस वक्त बोलते हुए मुंह में मिट्टी चली जा रही थी। मुझे अपनी बेटी, अपने पति और अपने बेटे की कराह सुनाई दे रही थी। मैं उन्हें बचा नहीं पाई। मैं बस अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। 2 घंटे बाद हमें बाहर निकाला गया। मेरी बेटी नहीं रही। इसमें कुल 3 लोग हैं। 1 महीने 1.5 महीने का बच्चा, करीब 1.5 साल की लड़की और उनकी माँ, सब इस बैग में हैं। उनके शरीर का हर एक टुकड़ा एक मुट्ठी जितना है। पूरी दुनिया के एतराज़ के बावजूद अमेरिका समर्थित इजराइल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गजा सिटी में तकरीबन 20,000 सैनिक उतार दिए गए हैं। शहर पे 2 तरफा हमला जारी है। बाहरी इलाकों में टैंक्स की गोलीबारी है और अंदर बमबारी शुरू है। ये शहर अब तक पट्टी का सबसे बड़ा और सबसे आबाद शहर हुआ करता था। करीब 10 लाख लोग यानी गजा की लगभग आधी जनसंख्या यहीं रहती थी। 2 साल से चल रही जंग में इस शहर की किस्मत रफ़ा और खान यूनुस से अलग थी। लोग कुछ हद तक यहाँ महफूज समझे जाते थे। ग्राउंड ऑपरेशन यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन अब ये फैक्ट्स बदल रहे हैं। इजरायली सेना ऊंची इमारतों को नेस्तनाबूद कर रही है। ज़मीन को समतल करने की कवायद है। उधर शहर के बाशिंदे बेबस हैं। कहीं कोई ज़मींदोज़ इमारत के मलबे से बोरिया बिस्तर घसीट रहा है, कोई बचे खुचे सामान को सिर पर ढोते हुए भाग रहा है। भागने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ? हर तरफ एक सा मंजर दिखाई देता है। पूरी पट्टी का 15% से भी कम हिस्सा तथाकथित सेफ जोन बताया जाता है, लेकिन यहाँ भी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। गाहे बगाहे हवाई हमले यहाँ भी हो जाते हैं। इन डिटेल्स को देखें सुने तो मन में सवाल उठता है कि इजराइल चाहता क्या है। सवाल ये भी कि अमेरिका क्या चाहता है, और अगर इजराइल अमेरिका नहीं रुके तो होगा क्या? गजा के लोग करें तो क्या करें? आज के शो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। लाखों लोग शहर छोड़ के भाग रहे हैं। गजा सिटी से दक्षिण की ओर जाने के लिए समंदर किनारे से एक सड़क जाती है। फुटेज में उस सड़क पर भगदड़ का मंजर है। गाड़ियों में ठूस ठूस के सामान भरा गया है। बच्चे थक कर गाड़ियों में सो गए हैं। पूरा रास्ता जाम पड़ा हुआ है। बमबारी और गोलाबारी की वजह से हम बेघर हो गए। हमारे घर और खेत बर्बाद हो गए और हम सब भाग रहे हैं। हमारे पास तंबू नहीं है। हमारे पास ना आगे जाने के पैसे हैं, ना लौटने के। खाने के पैसों की भी किल्लत है। अब हम सिर्फ रोटी खाकर जी रहे हैं। हमारे पास बैठने की भी जगह नहीं है। मेरे पति मेरे साथ हैं और वो पैरालाइज्ड हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाएं। हम समुद्र किनारे की सड़क पर बैठे हैं और अरब देशों से मांग कर रहे हैं कि हम सताए हुए लोगों की मदद करो। सब जानते हैं कि सफ़र खतरनाक है, मगर ठहरने का मतलब है मौत। ऑपरेशन 16 सितंबर को शुरू हुआ और एक ही दिन में गजा में करीब 100 लोग मारे गए। इनमें से 93 उत्तरी गजा से थे। उत्तरी गजा में ही गजा सिटी पड़ता है। वहाँ बमबारी के बाद मातम पसरा है। लोग मलबे से अपने बच्चों और रिश्तेदारों की लाशें निकाल रहे हैं। वहाँ के लोगों की आप बीती सुनिए। इस घर पर बमबारी की गई। ये घर मेरे चाचा अबू कमाल सकूत के परिवार का है। हमले के वक्त इसमें अंदर करीब 50 लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों बम मारा। बाद में हमने बच्चों के शरीर को टुकड़ों में बाहर निकाला। आंकड़े कुछ और कह रहे हैं और इजराइल कुछ और। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम लोगों के लिए रास्ता बना रहे हैं और उन्हें आतंकियों से अलग करके देख रहे हैं। हमारी फौज गजा सिटी में ऑपरेशन चला रही है। मकसद बेशक दुश्मन को हराना है, पर साथ ही हम आबादी को निकालना भी चाहते हैं।
हम फिलवक्त और भी रास्ते खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गजा की आबादी को तेजी से निकाला जा सके और उन्हें उन आतंकियों से अलग किया जा सके जिन पर हम हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि इस ऑपरेशन को पूरा करने और गजा सिटी पर पूरा कब्जा जमाने में महीनों लग सकते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और आतंकियों का खात्मा करके ही दम लेंगे। वक्त चाहे जितना भी लगे, हम गजा में ऑपरेशन चलाएंगे। हमारा गजा में ऑपरेट करने का तरीका व्यवस्थित और सुनियोजित है, जैसे हमने गिडियन चैरिट्स के फर्स्ट फेज में किया था। हम तब तक कार्रवाई करेंगे जब तक जंग के मकसद पूरे नहीं हो जाते। समय की पाबंदी का हमें ख्याल नहीं है। हमें लगता है शहर पर काबू पाकर उसके प्रमुख केंद्रों पर नियंत्रण बनाने में कई महीने लगेंगे और शहर को साफ करने में और भी कई महीने या उससे ज्यादा लग सकते हैं। अमेरिका का साथ भी जारी है। इस ऑपरेशन की शुरुआत से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल दौरे पे आए थे। नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमेरिका इजराइल का समर्थन जारी रखेगा। गजा के लोग एक बेहतर भविष्य के हकदार हैं, पर वो बेहतर भविष्य तब तक नहीं आ सकता जब तक हमास का खात्मा ना हो। ऐसी शांति तब तक मुमकिन नहीं जब तक सारे बंधक रिहा ना हो। इसलिए हम इसी पर ध्यान दे रहे हैं। यही राष्ट्रपति ट्रंप देखना चाहते हैं और आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। इसके हकीकत बन जाने तक हमारी अटूट मदद और कमिटमेंट बनी रहेगी। खास बात यह कि जिस वक्त इजराइल को अमेरिका का बिना शर्त समर्थन मिल रहा है, उसी वक्त बाकी दुनिया उसके खिलाफ जा रही है। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुतरेस का बयान आया है, इजराइल हर हाल में जंग को अंजाम तक ले जाना चाहता है और यह अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता है। आवाज रोम से भी उठी है। पोप लियो 14 ने भी गजा के लोगों के साथ हमदर्दी जताई है। कहा कि फ़लस्तीनियों को एक बार फिर उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है और उन्हें ऐसी हालत में जीने को मजबूर किया गया है जो किसी भी तरह से नाकाबिले बर्दाश्त है। Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura मैं गजा के फ़िलिस्तीनियों के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करता हूँ। वे डर में जी रहे हैं और असहनीय हालात झेल रहे हैं। वे फिर से अपनी ज़मीनों से जबरन निकाले जा रहे हैं। मैं ईश्वर के सामने, वो ईश्वर जो कहता है कि बेगुनाहों की जान न लो, और साथ ही इंसानी तारीख़ के सामने कहना चाहता हूँ कि हर एक शख्स की अपनी एक इज़्ज़त है जिसे कायम रखना चाहिए। मैं फिर से फ़ौरन सीज़ फायर, बंधकों की रिहाई, कूटनीतिक समझौता और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पूरा सम्मान करने की मांग करता हूँ। आइए दुआ करें कि जल्दी शांति और इंसाफ का सवेरा आए। alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitario internazionale. Invito tutti ad unirsi alla mia accorata preghiera affinché sorga presto un'alba di pace e di giustizia. कतर, चीन, स्पेन और भी दूसरे कई देश, हर जगह से इजराइल के खिलाफ आवाज़ें उठी हैं, लेकिन खास है खुद इजराइल के भीतर से उठती आवाज़ें। 16 सितंबर को जेरूशलम में नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर इजरायली बंधकों के परिजन जमा हुए। उन्होंने मांग रखी कि गजा सिटी पर जारी सैन्य कार्रवाई रोकी जाए और बंधकों की रिहाई की ओर ध्यान दिया जाए। ये हमारे खून से निकली चीख है। जब हम घर पर थे, कल हमने सुना कि नेतन्याहू ने गजा में हमारे बच्चों पर बमबारी करवाई। हुक्म दिया कि जिंदा बंधकों को मारो और मरे हुओं को हमेशा के लिए मिटा दो। आज रात नेतन्याहू ने वहां सरबसर मौत भेजी है ताकि वो हमारे बच्चों को इस दुनिया से दूर ले जाए। These hostages are in grave danger. ये बंधक खतरे में हैं। गजा सिटी में उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाकर रखा गया है। हमारा मिलिट्री ऑपरेशन उनकी ज़िंदगियों को भी खतरे में डाल देता है। जिंदा बंधक मारे जा सकते हैं और मरे हुए हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। 2 साल हो गए। मिलिट्री प्रेशर ने मेरे भाई को तो नहीं बचाया और न ही सबको घर लाया जा सका। हम अब बंधकों को और अपने जवानों की कुर्बानी जारी नहीं रख सकते। We cannot continue to sacrifice the hostages and our soldiers.
आपको ध्यान होगा कि जिस दिन यह ऑपरेशन शुरू हुआ उसी दिन यूनाइटेड नेशंस के एक इंक्वायरी कमीशन ने इजराइल पर गजा में जीनोसाइड यानी जनसंहार का आरोप लगाया था और कहा था कि इजराइल की कार्रवाई में आम फलस्तीनियों के खात्मे का इरादा दिखाई देता है, वो उनके शारीरिक और मानसिक हालात को ठेस पहुंचा रहा है, जीवन की बुनियादी शर्तें छीन रहा है और इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल को आगे बढ़ने से रोक रहा है। इजराइल इन आरोपों को झूठा और पक्षपाती बताकर खारिज कर दिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके पहले अगस्त 2025 में यूएन समर्थित संस्था इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन यानी आईपीसी ने एक रिपोर्ट में गजा के कई इलाकों को मैन मेड फेमाइन यानी मानव निर्मित अकाल से ग्रस्त घोषित किया था। इनमें से एक गजा सिटी भी था। संस्था ने कहा था कि फौरन और बड़े पैमाने पर मदद पहुंचाना जरूरी है, युद्ध विराम भी जरूरी है। लेकिन इजराइल ने क्या किया, वो नहीं माना। अलबत्ता उसने तय प्लान से भी ज्यादा विनाशकारी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल पूछना चाहिए कि तय प्लान क्या था। नेतन्याहू ने प्लान अगस्त की शुरुआत में पेश किया था। तब उनकी सुरक्षा कैबिनेट ने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि आबादी का थोड़ा बहुत ख्याल रखा जाए, बड़ा हमला तभी हो जब ज्यादातर आबादी शहर से दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाए, राशन बांटने वाले कैंप्स की संख्या बढ़ाकर 16 कर दी जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ध्यान रहे, नेतन्याहू के प्लान पर यह कैबिनेट की शर्तें थीं, यानी नेतन्याहू का प्लान कुछ ज्यादा विनाशकारी था, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? शायद कुछ नहीं। इजरायली फौज के मुताबिक अब तक सिर्फ 40% लोग ही शहर से निकल पाए और अब तक सिर्फ 5 राहत कैंप्स खुले हैं। कई कई घंटे पैदल चलकर लोग वहां तक पहुंचते हैं ताकि राशन मिल सके। ऐसे में वाजिब सवाल उठने चाहिए कि इजराइल आखिर चाहता क्या है। एक तरफ वो लोगों को घरों को छोड़ने के लिए कह रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि उस पर लग रहे आरोप भी बेबुनियाद हैं। दुनिया आलोचना कर ही रही है और वो रुक नहीं रहा है। गजा सिटी में उसे कौन सा फायदा दिख रहा है, जानकारों से समझते हैं। देखिए, इजराइल का क्या इंटरेस्ट है, इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए। पहले तो इजराइल की लीडरशिप का क्या इंटरेस्ट है और इजराइल के नेशन का क्या इंटरेस्ट है। इजराइल की लीडरशिप यानी नेतन्याहू का 2-3 इंटरेस्ट है। एक तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी डाउन हो गई थी 2023 के अटैक के बाद, अक्टूबर 7 के अटैक के बाद। उसको उन्होंने रीगेन किया हिजबुल्ला को हरा के और ईरान पे हमला करके इन्होंने अपनी कुछ पॉपुलैरिटी वापस रीगेन की, पर इनको और करनी है ताकि ये अगले इलेक्शन में स्ट्रांग पोजीशन में जा सकें। तो एक तो ये फायदा होगा अगर वो गाजा में वॉर कंटिन्यू करेंगे और अगर हमास के अगेंस्ट जीत जाएंगे और गाजा को ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरी बात ये, उनके जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि वॉर हो और गाजा पे कब्जा कर लिया जाए, वहां पे सेटलमेंट शुरू कर दी जाए और वहां से पॉपुलेशन को भगा दिया जाए। और अगर अपनी कोलिशन मेंटेन करनी है, पावर में रहना है, तो नेतन्याहू को ये करना पड़ेगा। नेतन्याहू को पावर में रहने का एक और लोभ ये है कि वो उनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हैं करप्शन के, और उसमें अगर उनको जीतना है या इम्यूनिटी मेंटेन करनी है तो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठा रहना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को काफी हद तक इम्यूनिटी मिलती है उसमें। तो कई सारे खुद के उनके निजी स्वार्थ भी हैं और दूसरी बात यह है कि उनके कोलिशन पार्टनर्स के भी स्वार्थ हैं। अब इसराइल का इसमें इतना फायदा नहीं है 2-3 वजहों से। पहली बात तो इसराइल के हॉस्टेज जो है वो खतरे में आ सकते हैं, बंधक, अगर ये चलती रही लड़ाई इस तरह से। दूसरी बात यह है कि इसराइल के सिपाही जो है वो ज्यादातर रिजर्विस्ट हैं, यानी कि वो अपनी नौकरियां छोड़ के जाते हैं। तो अगर ये वॉर चलती रही तो उनको अपनी नौकरियां छोड़ के लड़ना पड़ेगा, वो मरेंगे भी। और दूसरी बात यह, इकोनॉमी सफर करेगी क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक जॉब छोड़ के लड़ रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि इजराइल के मंसूबों को अमेरिका का साथ कब तक मिलता रहेगा। अगर आम लोग, औरतें, बच्चे और बुजुर्ग मर रहे हैं तो क्या अमेरिका इसका दोषी नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए? अमेरिका बिल्कुल इसका दोषी है और अब खतरा यह है कि जिस तरह से इजराइल पाया गया है गिल्टी जेनोसाइड का, वो जेनोसाइड कन्वेंशन ये भी कहती है कि जो भी समर्थन करेगा ऐसे मुल्क का, उसको भी कॉम्प्लिसिट, उसको भी गिल्टी माना जाएगा, उसको भी मुल्जिम पाया जाएगा। तो खतरा यह है कि अमेरिका, जिसके ऊपर पूरा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर का, वर्ल्ड ऑर्डर का दारोमदार था, यानी कि ह्यूमन राइट्स का, सिस्टम का और सबका, वो पूरा हिल जाएगा। और क्योंकि अमेरिका उसी श्रेणी में फिर आ जाएगा जिसमें चीन या रूस है, यानी कि वो जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका की रेपुटेशन के लिए। और अब देखना ये है कि अमेरिका की पब्लिक कब तक इस बात को झेलेगी
ये भी मुमकिन है कि अगर 1 साल बाद इलेक्शन होते हैं वहां पे, मिड टर्म इलेक्शन और सेनेट और वहां का जो पार्लियामेंट है उसकी अदला बदली हो जाती है, वो डेमोक्रेट के हाथ में आ जाता है, तो फिर अमेरिका को ये भी हो सकता है प्रेसिडेंट को कि वो शर्मिंदा करें पार्लियामेंट में डेमोक्रेट्स इन बातों पर। हमने अब तक तो सिर्फ गजा सिटी की बात की, लेकिन खौफ सिर्फ गजा सिटी तक ही सीमित नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि 17 सितंबर यानी आज ही के दिन रफा शहर में राशन लेने के लिए खड़े लोगों पर इजरायली फौज ने गोलियां चला दी। कई फलस्तीनी मारे गए, कई घायल हुए। मई 2025 से अमेरिका और इजराइल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन गजा में राशन बांटता आया है। इसके शुरू होने के बाद से अब तक राशन लेने गए 2497 लोग मारे जा चुके हैं और 18,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जीएचएफ को लेकर यूएन और मदद पहुंचाने वाले संगठन खुलकर विरोध जता चुके हैं। उनका कहना है कि उनके पास राशन पहुंचाने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन उन्हें काम करने ही नहीं दिया जा रहा है। जीएचएफ के बारे में और इजराइल के इस पूरे उपक्रम के बारे में हमने दुनियादारी के पूर्व के एपिसोड में विस्तार से बात की है। आप जानना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी बीच गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि गजा में अस्पतालों का कामकाज आने वाले दिनों में पूरी तरह से ठप हो सकता है, क्योंकि अगर इजरायली फौज जानबूझकर यूएन की टीम्स को ईंधन पहुंचाने से रोक रही है, ऐसे में कुछ ही दिनों में ऑक्सीजन स्टेशन और एम्बुलेंस सेवाएं बंद हो जाएंगी। और इजराइल सब कुछ के बाद एक ही बात पर टिका हुआ है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। आलोचक सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? अपने बच्चों की लाश के टुकड़ों को हाथ से बीनने वाले फलस्तीनी भी पूछ रहे हैं, क्या हमारी बात करना पक्षपातपूर्ण होना है? दुनिया जवाब मांग रही है। बड़ी खबर फिलहाल यहीं तक। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से ट्रंप के समर्थक चार्ली कर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन से जुड़ी कुछ जानकारियां सामने आई हैं। आरोपी ने अपने रूममेट को एक मैसेज किया था। इस मैसेज में आरोपी ने कर्क पर गोली चलाने की बात कबूली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 साल का टायलर रॉबिन्सन अपने रूममेट के लिए कीबोर्ड के नीचे एक नोट छोड़कर गया था। यूटा काउंटी के अटॉर्नी जेफरी ग्रे ने बताया कि उस नोट में लिखा था कि मुझे चार्ली कर्क को खत्म करने का मौका मिला और मैं ऐसा करने जा रहा हूं। प्रोसिक्यूटर ने रूममेट्स के बीच के टेक्स्ट मैसेज भी दिखाए हैं, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें आरोपी ने कर्क को मारने की वजह बताते हुए लिखा कि वो उसकी नफरत से तंग आ चुका है। आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। 16 सितंबर को उसकी कोर्ट में पहली पेशी हुई, जिसमें वो वीडियो कॉल के जरिए जुड़ा। यहां प्रोसिक्यूटर्स ने उस पर 7 आरोप लगाए। इनमें एग्रीवेटेड मर्डर यानी गंभीर हत्या, गोली चलाना, न्याय में बाधा डालने के 2 काउंट, गवाहों को धमकाने के 2 काउंट और बच्चों के सामने हिंसक अपराध करने का केस शामिल है। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये इस मामले में डेथ पेनल्टी की मांग करने वाले हैं। आपको मालूम है कि रिपब्लिकन थिंकर चार्ली कर्क को 10 सितंबर के दिन गोली मारी गई थी, जब वो यूटा वैली यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे। गोली यूनिवर्सिटी के पास की एक छत से चलाई गई थी, जो चार्ली की गर्दन को बेधकर पार हो गई थी। 33 घंटे की तलाश के बाद आरोपी पकड़ा गया था। उसने अभी तक पुलिस के सामने न तो जुर्म कबूल किया है और न ही कोई प्ली दाखिल की है। अगली सुर्खी भी अमेरिका से जुड़ी हुई है। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पहुंचे हुए हैं। वहां पर होने क्या वाला है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे ब्रिटेन के शाही महल में भव्य स्वागत, सेंट जॉर्ज हॉल में डिनर, किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला से मुलाकात, 1300 सैनिकों की परेड, तोपों की सलामी, अब तक का सबसे बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर, अमेरिका के F-35 जेट और ब्रिटेन के रेड एरोज विमानों का एक शानदार फ्लाई पास्ट और एक खास कैरेज परेड। 17-18 सितंबर ट्रंप स्टेट विजिट पर ब्रिटेन पहुंचे होंगे। ये सब देखकर उन्हें, जब ये सब होगा तो उन्हें खुशी तो होगी ही, ब्रिटेन भी फायदा उठाएगा, तभी ये सब तैयारी भी की गई है। दौरा शुरू होने से एक रात पहले 16 सितंबर को ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ लंदन पहुंचे। यहां स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने उनका स्वागत किया। 17 सितंबर को वो विंडसर कैसल में किंग चार्ल्स, क्वीन कैमिला, प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन से मिलेंगे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टाइम का डिफरेंस है और भारतीय समय अनुसार शाम को आप ये शो देख रहे हैं। अब उनके सम्मान में सेंट जॉर्ज हॉल में डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। उनके साथ एनवीडिया के सीईओ जेनसन वांग, एप्पल सीईओ टिम कुक और ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन जैसे बिजनेस लीडर शामिल होंगे। एलन मस्क नहीं होंगे। इस दौरे पर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच तकनीक, ऊर्जा और व्यापार पर $42 बिलियन से ज्यादा के सौदे होने की उम्मीद है। इसके बाद 18 सितंबर को ट्रंप ब्रिटिश पीएम की स्टॉर्मर से चेकर्स में मुलाकात करेंगे। ये स्टॉर्मर का जो चेकर्स है वो उनका पुश्तैनी घर है। दोनों नेता निवेश, स्टील पर टैरिफ, यूक्रेन युद्ध और गजा के हालात पर भी बात करेंगे।
कड़ी व्यवस्था होगी, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, घोड़ा जहाज सब होंगे और बातचीत करके सारे नेता अपने घर चले जाएंगे। हम चलते हैं अगली सुर्खी पे। अगली सुर्खी कनाडा से। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ ने एक बार फिर से भारतीय डिप्लोमेट्स को धमकी दी है। भारत में प्रतिबंधित संगठन ने कहा कि वो 18 सितंबर को वैंकूवर में मौजूद भारतीय कॉन्सुलेट का घेराव करेगा। एक्स पर SFJ ने लिखा कि 18 सितंबर 2023 को कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा था कि शहीद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की भूमिका की जांच की जा रही है। अब 2 साल हो गए हैं। भारतीय कॉन्सुलेट खालिस्तानी रेफरेंडम का अभियान चलाने वालों के खिलाफ जासूसी का नेटवर्क चला रहा है, ऐसा उन्होंने एक्स पे लिखा। SFJ ने कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर दिनेश पटनायक को भी धमकी दी। कनाडा और इंग्लैंड में सक्रिय SFJ कई बार भारत विरोधी प्रदर्शन कर चुका है। ये संगठन कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता रहा है। इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा दौरे से पहले भी ऐसे ही कुछ अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोगों ने कनाडाई संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने G7 समिट में PM मोदी को बुलाने का भी विरोध किया था। कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते प्रभाव पर 6 सितंबर जो भी तारीख बीती है, इस दिन कनाडा सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती थी कि कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी संगठन मौजूद हैं और उन्हें विदेश से फंडिंग भी मिल रही है। आखिरी सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई है। कई राष्ट्राध्यक्षों ने PM मोदी को आज उनके जन्मदिन के मौके पे शुभकामनाएं दी हैं। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को 75वें जन्मदिन की सबसे पहले बधाई दी। रात करीब 11 बजे फ़ोन किया, ट्रुथ सोशल पे बता भी दिया, अभी अभी मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, ये अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप की बधाई का जवाब देते हुए PM मोदी ने एक्स पर लिखा, थैंक यू मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी तरह मैं भी हमारे बीच की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। ट्रंप के अलावा इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी, इजरायली PM नेतन्याहू, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन समेत कई वर्ल्ड लीडर्स ने भी PM मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उनकी बधाइयां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।